स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के स्टडी में। दोस्तों, अभी तक हमने मोहम्मद बिन तुगलक की पहली पॉलिसी के बारे में पढ़ा कि मोहम्मद बिन तुगलक की पहली नीति योजना राजधानी परिवर्तन और वो क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। इसकी दूसरी नीति आज के वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी नीति पढ़ेंगे। दूसरी नीति आती है कि गंगा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। समझना दोस्तों, कि गंगा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कि अलाउद्दीन खिलजी के समय से तो गंगा नदी और यमुना नदी के बीच का जो भाग है, यानी दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे दोआब कहते हैं। तो गंगा यमुना दोआब जो कि एक संपन्न व सबसे उपजाऊ प्रदेश था हिंदुस्तान का उस समय का, और आज भी है कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र जो उस समय का भी और आज का भी सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। उपजाऊ, इस क्षेत्र से एक के समय से 50% टैक्स लिया जाता था। चलो कोई बात नहीं, कहते हैं कि इस एमबीटी ने 10 से 20% टैक्स और बढ़ा दिया, यानी कहें तो 60 से 70% टैक्स हो जाएगा अब इस गंगा दोआब क्षेत्र से। दोस्तों, यहाँ के किसान ये भी दे देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये सबसे उपजाऊ प्रदेश था। यहाँ से तो अगर 90 भी ले लो तो किसानों को कोई दुख वाली बात नहीं, क्योंकि ये सबसे उपजाऊ संपन्न प्रदेश था जहां एक साल में 4 फसलें उगाते थे यहाँ के किसान। तो इन किसानों को ज्यादा दिक्कत नहीं थी ये कर देने में, लेकिन समस्या एक बहुत बड़ी हो गई कि जिस साल एमबीटी ने ये लगान 60 से 70% किया, कि जिस वर्ष एमबीटी ने ये लगान 60 से 70% किया, उसी साल इस क्षेत्र में क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। कि उसी साल इस क्षेत्र में क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो अब तो 60-70 क्या 5% ही नहीं मिले, कि 60-70 क्या अब तो 5% ही नहीं मिले, तो कहां से देते किसान। लेकिन फिर भी जबरदस्ती किसानों को मार मार कर कहते हैं कि कर वसूला जाता है। अरे कितना ही मान लो, जब हो गए नहीं तो देंगे कहां से। कितना ही मान लो, कितना ही मार लो, कूट लो, पीट लो, है ही नहीं तो देंगे कहां से। तो जब ये बात एमबीटी के कानों में पहुंची सैनिकों के माध्यम से, तो देने का लेना नहीं, लेने का देना पड़ गया। कहां तो लेना चाहता था, अब ये देगा। और कहते हैं कि इन्हीं किसानों को राहत पहुंचाने के लिए, इसी अकालग्रस्त पीड़ित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए इसने निर्माण किया दीवान कोही विभाग का, जो कि एक कैसा विभाग था, कृषि विभाग था। कौन सा विभाग था, कृषि विभाग था। और कहते हैं कि यही दीवान कोही विभाग एक ऋण प्रदान करेगा इन किसानों को, और वो ऋण कौन सा होगा, तकावी। कि जब गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के किसान लगान देने में असफल होंगे, टैक्स देने में असफल होंगे, तब इन्हीं किसानों के लिए ये एमबीटी दीवान कोही विभाग की स्थापना करेगा, जो कि एक ऐसा विभाग होगा, कृषि विभाग होगा। और ये कृषि विभाग एक ऋण उपलब्ध कराएगा सस्ती ब्याज दर पर, और वो ऋण कौन सा होगा, तकावी ऋण होगा। हो गई दूसरी योजना भी असफल, देने का लेना हो गया। भाई कहां तो लेता और देना पड़ गया, तो ये दूसरी योजना भी क्या हो जाती है, इसकी
असफल हो जाती है। दूसरी योजना भी क्या हो जाती है, इसकी असफल हो जाती है। कहते हैं कि इसका जो अगला अभियान था वो नगरकोट पर था, कि इसकी तो अगली योजना थी वो नगरकोट पर आक्रमण था। नगरकोट कहां पर आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है। इसका जो अगला अभियान था वो नगरकोट पर था, तो नगरकोट कहां पर आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है। कहते हैं कि एक विशाल सेना लेकर इसने नगरकोट पर आक्रमण किया, लेकिन नगरकोट जीत नहीं पाया। कि एमपीटी ने एक विशाल सेना लेकर नगरकोट पर आक्रमण किया, लेकिन नगरकोट जीत नहीं पाया। और कहते हैं कि जब नगरकोट जीत नहीं पाया तो इसी हिमाचल प्रदेश के नगरकोट में अनेक बौद्ध मठ बने हुए थे। इन बौद्ध मठों को इसने तोड़ना शुरू कर दिया। जब इस बात का पता चीन के शासक को लगा तो इस चीन के शासक ने अपना राजदूत इसके दरबार में भेजा और कहा कि जितनी जल्दी हो सके इन बौद्ध मठों की क्या करवा दे, मरम्मत करवा दे, वरना अंजाम बुरे भुगतने पड़ सकते हैं। घबरा गया मोहम्मद बिन तुगलक और कहते हैं कि इसने मरम्मत करवाई किसकी, बौद्ध मठों की, और बहुत पैसा खर्च हुआ जिसमें पहले ही नहीं था और पैसा खर्च हो गया, तो ये योजना भी इसकी क्या हो गई, असफल हो गई। एक अगली योजना आती है, वो होती है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। और वो क्या थी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। कहते हैं कि एमपीटी ने यानी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, जबकि ये सांकेतिक मुद्रा है। दोनों में फर्क है। इल्तुतमिश चलवाएगा शुद्ध अरबी सिक्के, जबकि इसने चलवाए थे, एमपीटी ने, सांकेतिक मुद्रा, जो कि किसके समान थी, चांदी की टंका के समान थी। तो कहते हैं कि इसने सोने चांदी के सिक्के बने कर दिए और सांकेतिक मुद्रा चला दी। दिल्ली की जनता इससे भी ज्यादा शानी थी। दिल्ली की जनता ने क्या किया, अपने घरों में ही टकसाल खोल ली और सिक्के बनाना शुरू कर दिया। अब लोग जब घर में ही सिक्के बना लेंगे तो इस एमबीटी से सिक्के कौन लेगा, यानी इसके राज्य कोष से धन कौन लेगा। तो इसकी यह योजना भी क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। तो इसने गलती क्या कर दी, इसका सिक्का चलाने का इरादा तो सही था, इसने कोई गलती नहीं करी सांकेतिक मुद्रा चलाकर, लेकिन या तो इसको इन सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाना चाहिए था, या खुद का नाम लिखवाता, या बेटे का, भगवान का, किसी का तो नाम लिखवाता, ताकि दिल्ली की जनता उसको कॉपी नहीं कर पाती। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किसने, एमपीटी ने, यानी आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, तो ये योजना भी इस एमपीटी की क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। तो इस प्रकार से, वैसे तो और भी दो चार, जैसे कराची पर अभियान है, कंपाली पर अभियान है, तो वो इतना डिटेल में एनटीपीसी के लिए या फिर ग्रुप डी वगैरह के लिए जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये प्रमुख अभियान थे और ये प्रमुख रूप से बातें थी इस एमपीटी के बारे में। दोस्तों आगे की बात करें एमपीटी के बारे में, कहते हैं कि इसी एमपीटी के समय में 1333 ईस्वी में हरिहर व बुक्का ने, जबकि 1347 में हसन गंगू ने दो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करी थी दक्षिण भारत में। दो स्वतंत्र राज्य स्थापित करे थे, कहां पर,
दक्षिण भारत में। कैसे, वो देखते हैं। कि 1333 में तो हरिहर व बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना करी और विजयनगर साम्राज्य बसाया था। इसी एमबीटी के समय ध्यान रखना, क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में? एमबीटी के शासनकाल में। कब हुई थी? 1333 में। स्थापना किसने करी थी? हरिहर व बुक्का ने, तथा अपने पिता संगम के नाम पर कौन सा वंश चलाया था? संगम वंश चलाया था। ठीक है भाई, ये तो पहली बात थी। इसके बाद आगे की बात करें, 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने इसी दक्षिणी भारत में कौन सा साम्राज्य स्थापित किया था? बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। कौन से साम्राज्य की? बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू, 1347। स्थापना किसके समय? एमबीटी के समय। स्थापना किसके समय करेंगे? एमबीटी के समय ये स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, और इसके बाद 1351 ईस्वी में तट्टा, जो वर्तमान सिंध पाकिस्तान में आता है, पहले गुजरात में था, यहीं पर 1351 ईस्वी में इस एमबीटी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस एमबीटी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु पर कहा गया था बर्नी के द्वारा, बर्नी ने इसकी मृत्यु पर कहा था कि अंत में जनता को सुल्तान से व सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गई। सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गई। ये कहावत कही थी बर्नी ने, जब ये मर गया था। कौन? एमबीटी। यानी जब एमबीटी की मृत्यु हो गई थी, तब बर्नी ने कहा था कि जनता को सुल्तान से व सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, एमबीटी की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनेगा वो आपका फिरोज शाह तुगलक बनेगा। कि एमबीटी की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनेगा वो आपका कौन बनेगा? फिरोज शाह तुगलक बनेगा। फिरोज शाह तुगलक, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में एफटी बोलेंगे, यानी फिरोज तुगलक। कहते हैं कि इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो ठट्टा सिंध पाकिस्तान में हुआ था। इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो ठट्टा सिंध पाकिस्तान में हुआ था। और इसका जो मूल नाम था वो मूल नाम था कमालुद्दीन फिरोज। इसका मूल नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक था। कमालुद्दीन फिरोज इसका मूल नाम था, यानी वास्तविक नाम था। इसको अनेक प्रकार की उपाधियां प्राप्त थी दोस्तों। इस फिरोज तुगलक को अनेक प्रकार की उपाधियां प्राप्त थी, और जिसमें मैं आपको 2-3 उपाधियां बताता हूं। इसको कहते हैं सल्तनत काल का अकबर। सल्तनत काल का अकबर। तो सल्तनत काल का जो अकबर कहते हैं वो किसे कहते हैं? आप फिरोज तुगलक को कहोगे। सल्तनत काल का अकबर किसे कहोगे? फिरोज तुगलक को कहोगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान, वो भी आप किसे कहोगे? फिरोज तुगलक को कहोगे।
भवन निर्माताओं का राजा, भवन निर्माताओं का राजा, वो भी आप किसे कहोगे? फिरोज तुगलक को कहोगे। जबकि औरंगजेब का अग्रज जो माना जाएगा, औरंगजेब का अग्रज जो माना जाएगा वो किसे माना जाएगा? फिरोज तुगलक को माना जाएगा। इसका मैं रीजन बताता हूं इन उपाधियों का कि क्यों इसको इन उपाधियों से सम्मानित किया गया था। औरंगजेब का अग्रज तो इसलिए कहते हैं क्योंकि औरंगजेब से पहले जिसने ब्राह्मणों से जजिया वसूला था, कि औरंगजेब से पहले जिसने ब्राह्मणों से जजिया वसूला था उसका नाम फिरोज तुगलक ही था। कि औरंगजेब से पहले जिसने ब्राह्मणों से जजिया वसूला उसका नाम फिरोज तुगलक ही था। सल्तनत काल का अकबर इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार से अकबर ने अनेक सभी धर्मों के लिए अच्छे कार्य किए थे, वैसे ही इस सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में किसने किए थे? सॉरी, आपके फिरोज तुगलक ने किए थे। अनेक शहरों का निर्माता, लगभग 300 शहरों का निर्माता माना जाता है इसको। लगभग 300 शहरों का निर्माता माना जाता है, इसलिए इसे भवन निर्माताओं का राजा कहते हैं। जबकि यह एक न्यायप्रिय राजा था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहते हैं। अब आगे की बात करते हैं इस फिरोज तुगलक के बारे में। दोस्तों आगे की बात करें तो इस फिरोज तुगलक के द्वारा 3 सिक्के चलाए गए थे। इस फिरोज तुगलक ने कितने सिक्के चलाए थे? 3 सिक्के चलाए थे। 3 सिक्के इस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाए जाते हैं। उन 3 सिक्कों में जो पहला था उसका नाम था शशगानी। ये जीतल का सिक्का था। जीतल जो धातु होती है, ये जीतल का सिक्का था। सॉरी, जीतल का सिक्का नहीं था, जीतल का 6 गुना था। जीतल का क्या था? जीतल का 6 गुना था। उसके बाद इसने दूसरा चलाया था अद्रा। दूसरा कौन सा चलाया था? अद्रा। और ये जीतल का आधा था। जीतल का क्या था? 1/2 भाग था। और तीसरा जो चलाया था इसने, वो ब्रिक चलाया था। ब्रिक तीसरा कौन सा चलाया था? ब्रिक चलाया था। और ब्रिक जीतल का 1/4 भाग था। ब्रिक क्या था? जीतल का 1/4 भाग था। कहते हैं इसके सिक्कों पर खलीफा का नाम वह अपने पुत्र फतेह खां का नाम था। इसके सिक्कों पर खलीफा का नाम वह इसके पुत्र फतेह खां का नाम था। फतेह खां का नाम था। कि शशगानी, अद्रा, ब्रिक नामक सिक्के फिरोज तुगलक ने चलाए थे। और इन तीनों सिक्कों पर जो नाम था वो खलीफा का था। वह इस फिरोज तुगलक के बेटे जिसका क्या नाम था? फतेह खां था का नाम अंकित था। एक इतिहासकार हुआ खानी जहां मकबूल। एक इतिहासकार है खानी जहां मकबूल। खानी जहां मकबूल इसके सिक्कों के बारे में कहता है, फिरोज तुगलक के सिक्कों के बारे में कहता है खानी जहां मकबूल कि इसके सिक्के उस कुंवारी कन्या की तरह थे। किसके सिक्के? उस कुंवारी कन्या की तरह थे जो देखे तो जा सकते थे लेकिन प्राप्त नहीं
किए जा सकते थे। किसके सिक्के? उस कुमारी कन्या की तरह थे जो देखे जा सकते थे लेकिन प्राप्त नहीं किए जा सकते थे। और कहते हैं कि इस फिरोज तुगलक का जो टकसाल अधिकारी था, इस फिरोज तुगलक का जो टकसाल अधिकारी था वो कजर शाह था। कंजर नहीं है, कजर है, कजर शाह। इसके टकसाल अधिकारी का क्या नाम था? कजर शाह। टकसाल अधिकारी का क्या नाम है इसका? कजर शाह इसका टकसाल अधिकारी था। इस प्रकार से ये आपके फिरोज तुगलक। दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, अभी आगे फिरोज तुगलक बाकी है जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को बोले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये वीडियो आपको एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम, पटवार एग्जाम तथा जो भी एग्जाम आपके एसएससी के द्वारा करवाए जाते हैं उनमें बहुत उपयोगी साबित होगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।